आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। देखिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको टीचिंग मेथड में एक मेथड पढ़ा दिया था, उसका नाम था व्याख्यान विधि। आज इस क्लास में हम अगला मेथड या अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं और उस विधि का नाम है प्रदर्शन विधि या प्राकृतिक विधि। सबसे पहली बात, प्रदर्शन विधि जो होती है वह एक प्राकृतिक विधि होती है। ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की विधि है? प्राकृतिक विधि, इसलिए इसको प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइएगा, प्रदर्शन विधि को किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक विधि के नाम से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्राकृतिक विधि होती है या प्राकृतिक विधि के नाम से भी जानी जाती है, तो उस विधि का नाम है प्रदर्शन विधि। सबसे पहली बात, यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। किस प्रकार की विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि है। अगली बात, वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना प्रदर्शन कहलाता है। आपसे पूछा जाए कि प्रदर्शन का क्या मतलब है, तो किसी भी वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। जैसे जल से भरे गिलास के पेंदे में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस घटना को यदि आप दृश्य रूप में दिखाते हो तो वो उसका क्या कहलाएगा? प्रदर्शन कहलाएगा। बहुत ईजी सी बात है। इस विधि के द्वारा विषय वस्तु का प्रदर्शन करना आसान होता है, मूर्त रूप में या प्रत्यक्ष रूप में। किसी भी जटिल वस्तु को सरल बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। कोई भी जटिल वस्तु है उसको सरल रूप में यदि प्रस्तुत करना है, कोई भी वैज्ञानिक घटना है उसको सरल रूप में दिखाना है, तो बताइएगा कौन सी विधि काम में ली जाती है? प्रदर्शन विधि। किसी भी जटिल विषय वस्तु की सरल प्रतिमा विद्यार्थी के मस्तिष्क में बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसी भी जटिल विषय वस्तु की सरल प्रतिमा विद्यार्थी के मस्तिष्क में बनाने के लिए प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। कोई भी कार्य क्यों व कैसे होता है, इसे समझाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि से बालकों में संवेदी समझ विकसित होती है। प्रदर्शन विधि से बालकों में क्या विकसित होती है? संवेदी समझ विकसित होती है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन करने का क्रम क्या है? सबसे पहला, हमारे पास वास्तविक विषय वस्तु हो। क्या हो? वास्तविक विषय वस्तु, जहाँ तक संभव हो सके। यदि मान लो हमारे पास वास्तविक विषय वस्तु नहीं है तो हमारे पास स्पेसिमेन मॉडल होना चाहिए। यदि स्पेसिमेन मॉडल भी नहीं है तो हमारे पास क्रियात्मक मॉडल होना चाहिए। यदि क्रियात्मक मॉडल भी नहीं है तो हमारे पास अक्रियात्मक मॉडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्रियात्मक मॉडल। और अक्रियात्मक मॉडल भी नहीं है तो हमारे पास चार्ट होना चाहिए, और चार्ट भी नहीं है तो चौक द्वारा आरेख हम बना सकते हैं। तो देखिएगा क्या मतलब है इस बात का। हमें मान लीजिएगा किसी भी वैज्ञानिक चीज़ का प्रदर्शन करना है, तो प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका वास्तविक विषय वस्तु। जैसे मान लिया आपको छात्रों को मेढक के बारे में बताना है तो आपके पास में मेढक होना चाहिए। अगर मेढक नहीं है तो उस मेढक का स्पेसिमेन मॉडल हो सकता है। स्पेसिमेन मॉडल भी नहीं है तो आप उसका क्रियात्मक मॉडल बना के बता सकते हो, जो हिलता हो, डुलता हो, कुछ इस प्रकार से। और मान लो हिलने डुलने वाला मेढक भी आपके पास नहीं है तो बिना हिलने डुलने वाला मेढक आप काम में ले सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आप उसका चार्ट बना सकते हो, चार्ट पे उसका चित्र बना के बता सकते हो। और यदि मान लो चार्ट भी आपके पास नहीं है तो आप चौक द्वारा आरेख बना सकते हो। तो प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन करने का क्रम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे
प्रदर्शन विधि के प्रमुख बिंदुओं की। प्रदर्शन विधि के प्रमुख बिंदु। नंबर 1, किसी तकनीक को प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई भी तकनीक है, मान लो वैज्ञानिक कोई भी तकनीक है, उसको दिखाने के लिए छात्रों को या प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी घटना को प्रभावी बनाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई भी घटना हो रही है, उसको यदि आप प्रभावी तरीके से दिखाना चाहते हो तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हो। छोटे छोटे प्रयोगों को दिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे प्रयोगों को दिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु व निर्देशों को बताने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु व निर्देशों को बताने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या का समाधान स्थायी रूप से दृश्य चित्रों द्वारा किया जा सकता है। तो ये सब बातें आपको इस विधि में ध्यान रखनी है। प्रदर्शन विधि के लाभ। अब हम बात करेंगे कि इस विधि के लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, विद्यार्थी के मस्तिष्क में सम प्रत्यय बनाने के लिए यह विधि बहुत अच्छी है। सम प्रत्यय का मतलब होता है इमेज या प्रतिमा। मान लीजिएगा कोई भी प्रयोग है, उस प्रयोग की प्रतिमा विद्यार्थी के मस्तिष्क में बनानी है तो प्रदर्शन विधि बहुत अच्छी विधि है। इस विधि से छात्र में संवेदी समझ विकसित होती है। क्या विकसित होती है? संवेदी समझ। संवेदी समझ का मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। छात्र के व्यवहार को अभिप्रेरित करती है। छात्र के व्यवहार को अभिप्रेरित करती है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिएगा कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यदि आप उस स्टूडेंट को किसी घटना का प्रदर्शन करके बताओगे तो वो जो छात्र होगा वो पढ़ाई के प्रति क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा या अभिप्रेरित हो जाएगा। यानी उसका जो व्यवहार होगा वो क्या हो जाएगा? अभिप्रेरित। तो छात्र के व्यवहार को अभिप्रेरित करती है। यह विधि घटना को स्पष्ट रूप से समझाती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिया था कि पानी से भरे हुए गिलास के पैंदे में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो घटना है, ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इस घटना को यदि आप स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हो तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रदर्शन विधि की हानियाँ क्या है। तो देखिएगा, ये जो विधि है ना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इस विधि से सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। जो कोर्स है बच्चों का वो पूरा नहीं हो पाता, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर यह विधि क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। थोड़े बहुत विद्यार्थी हो तब तक तो ये विधि सफल है, लेकिन मान लीजिएगा क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी है तो ऐसी स्थिति में प्रदर्शन को दिखाना थोड़ा संभव नहीं होता है। तो ये बात की हमने किसकी? प्रदर्शन विधि की। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहली बात, प्रदर्शन विधि को क्या कहते हैं बताओ? प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि। यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। किस प्रकार की विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि है। अर्थात इस विधि में विद्यार्थी जो होता है वो तो निष्क्रिय होता है, लेकिन शिक्षक जो होता है वो क्या होता है? सक्रिय होता है। वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रदर्शन कहलाता है। किसी भी वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप में यदि आप प्रदर्शित कर रहे हो, मतलब उसे दिखा रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रदर्शन कहते हैं। जैसे जल से भरे गिलास के पैंदे में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस विधि के द्वारा विषय वस्तु का प्रदर्शन करना क्या होता है? आसान होता है।
किसी भी जटिल वस्तु को सरल बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसी भी जटिल विषय वस्तु की सरल प्रतिमा विद्यार्थी के मस्तिष्क में बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। कोई भी कार्य क्यों व कैसे होता है इसे समझाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और इस विधि से बालकों में संवेदी समझ यानी सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या होती है, विकसित होती है। प्रदर्शन करने का क्रम मैंने आपको बता दिया। वास्तविक विषय वस्तु हो, स्पेसिमेन मॉडल, क्रियात्मक मॉडल, अक्रियात्मक मॉडल, चार्ट, और चार्ट भी नहीं हो तो चौक द्वारा तो कम से कम आप आरेख आपको बनाना ही पड़ेगा यदि आप इस विधि का उपयोग करना चाहते हैं। प्रदर्शन विधि के प्रमुख बिंदु मैंने आपको क्या बताए। किसी तकनीक को प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। किसी घटना को प्रभावी बनाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे प्रयोगों को दिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु व निर्देशों को बताने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या का समाधान स्थायी रूप से दृश्य चित्रों द्वारा किया जा सकता है। फिर मैंने इसके लाभ बता दिए। विद्यार्थी के मस्तिष्क में क्या बन जाती है, इमेज, और इमेज बनाने की जो विधि है ना वो सबसे अच्छी विधि है। इस विधि से छात्र में संवेदी समझ विकसित होती है। छात्र के व्यवहार को क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। मान लीजिएगा कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ने वाला है, वो भी पढ़ना शुरू कर देगा इस प्रकार की घटनाओं को यदि वो दृश्य रूप से देखेगा। यह विधि घटना को स्पष्ट रूप से समझाती है। और हानियाँ क्या बताई, एक तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या यदि अधिक है तो ये विधि क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगली शिक्षण विधि की, और उस विधि का नाम है अन्वेषण विधि। क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि। तो सबसे पहली बात, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। क्या होता है, खोज करना, और इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अन्वेषण विधि का दूसरा नाम क्या है, ह्यूरिस्टिक विधि, और यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है। कौन सी विधि है, विद्यार्थी केंद्रित विधि। कौन कौन सी विधियाँ शिक्षक केंद्रित है, कौन सी विद्यार्थी केंद्रित है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो नंबर 2 में, जो रीड पेडागोगी का जो दूसरा वीडियो था उसके अंदर मैं बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें। इस विधि के प्रतिपादक हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। इस विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम द टीचिंग मेथड साइंटिफिक या द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। याद रखिएगा, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, द टीचिंग मेथड साइंटिफिक या द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। अन्वेषण विधि अवलोकन व प्रयोग का योग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अवलोकन का मतलब होता है देखना, और प्रयोग का मतलब आप जानते हो, अवलोकन और प्रयोग का क्या होती है, योग होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि अवलोकन एवं प्रयोग का योग होती है, तो उस विधि का नाम क्या है, अन्वेषण विधि। अर्थात अन्वेषण विधि में विद्यार्थी सबसे पहले किसी विषय वस्तु का अच्छे से क्या करता है, अवलोकन करता है, अच्छे से देखता है पहले कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद में वो क्या करता है, प्रयोग करता है। इस विधि में विद्यार्थी खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अन्वेषण जो विधि है वो विद्यार्थी केंद्रित विधि है। मतलब विद्यार्थी तो सक्रिय रहता है और टीचर जो होता है वो क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। टीचर केवल गाइड करता है बच्चे को और बच्चा अपना काम अपने आप करता है। यानी विद्यार्थी इसमें खोजकर्ता और शोधकर्ता के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। याद रखिएगा, विद्यार्थी खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है और इस विधि में विद्यार्थी शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है। हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पुस्तक में अवलोकन व प्रयोग के आधार पर अधिगम की व्याख्या की। किसके आधार पर, अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर अधिगम की क्या की, व्याख्या की। अधिगम का मतलब होता है जानना या सीखना, जानना या सीखना। तो बताइएगा, हेनरी
आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पुस्तक में अवलोकन एवं प्रयोग के आधार पर किसकी व्याख्या की? अधिगम की। और अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अन्वेषण विधि करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखो के सिद्धांत पर क्या है? आधारित। विद्यार्थी जो होता है वो प्रयोग करता है और प्रयोग करके सीखता है। इसका मतलब जो विद्यार्थी करेगा वो सीखेगा, यानी करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। अन्वेषण विधि कैसी विधि है? एक वैज्ञानिक विधि है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सारे काम कैसे हो रहे हैं? प्रयोग वाले हो रहे हैं, और प्रयोग सारे किस में होते हैं? विज्ञान के अंदर, यानी वैज्ञानिक विधि है। अन्वेषण विधि में विद्यार्थी सक्रिय होता है, यानी टीचर क्या होता है? निष्क्रिय होता है। बता ही चुका हूँ मैं आपको कि यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है। अन्वेषण विधि द्वारा बालक की बुद्धि बढ़ती है। बालक की बुद्धि बढ़ती है क्योंकि बालक स्वयं इसके अंदर कार्य करता है, तो उसका जो दिमाग होता है उसका IQ लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। अन्वेषण विधि की हानियाँ। छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए यह विधि काम की नहीं होती है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो प्रयोग वगैरह नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह विधि छोटे विद्यार्थियों के लिए काम की नहीं होती है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें समय अधिक व्यय होता है, अर्थात यह एक टाइम कंज्यूमिंग विधि है, यानी इसमें भी सिलेबस नहीं हो पाता, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? टाइम कंज्यूमिंग विधि कहेंगे। अन्वेषण विधि को उच्च स्तर पर अनुसंधान विधि कहा जाता है। कॉलेज वगैरह की यदि हम बात करते हैं, महाविद्यालय की, तो वहाँ पर इस विधि को क्या कह देते हैं? अनुसंधान विधि कहते हैं। इसके बाद में अगली विधि है प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है। प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि भी क्या होती है? एक विद्यार्थी केंद्रित विधि होती है। प्रोजेक्ट विधि विश्व की सबसे प्राचीन विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि विश्व की सबसे प्राचीन विधि है? तो उसका आंसर क्या होगा? प्रायोजना या प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के द्वारा पढ़ाने से अध्यापक को सफलता के साथ साथ असफलता भी मिलती है। यह विधि दर्शन शास्त्री जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी शिक्षण विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। अब देखिएगा, ये जो विधि है जॉन डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? विलियम किलपैट्रिक के द्वारा। यह प्रायोजना विधि प्रयोजनवाद से ली गई, जो कि करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखो के सिद्धांत पर क्या है? आधारित। विज्ञान विषय में इसे प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि विज्ञान की शाखा अभियांत्रिकी से लिया गया था। इस शब्द का प्रथम बार उपयोग 1908 में हुआ। 1918 से यह शब्द लगातार प्रयोग में आने लगा। कौन सा शब्द? प्रोजेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट शब्द का उपयोग सबसे पहले कब हुआ? 1908 में। और इस शब्द का लगातार प्रयोग कब से किया जा रहा है? 1918 से। स्कूल शिक्षा में ये शब्द कब काम में आया? NCF 2005 के दौरान। NCF 2005 का मतलब है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। NCF का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जो किसके द्वारा दी गई? NCERT के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, NCF का पूरा नाम क्या है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म है। प्रायोजना विधि के पद या सोपान। प्रायोजना विधि के कुल पद 6 होते हैं। कितने पद होते हैं? 6। लेकिन रीट एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब
रीट एग्जाम में इसका आंसर 4 माना गया था। पहला पद क्या है? परिस्थिति का निर्माण करना, परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरा पद है योजना का चयन करना। तीसरा पद है योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, इसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। और इसके बाद में मूल्यांकन करने के बाद में इसका लेखा जोखा भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लेखा जोखा। तो बताइएगा प्रायोजना विधि या योजना विधि के कितने पद या सोपान हैं? 6। नंबर 1, परिस्थिति का निर्माण करना, मतलब विद्यार्थी जिस भी विषय वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट या योजना बनाने जा रहा है तो वो सबसे पहले परिस्थितियों का निर्माण करेगा। परिस्थितियों का निर्माण करने का मतलब वो ये देखेगा कि मुझे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, परिस्थिति बनाएगा उससे संबंधित सारी। उसके बाद में योजना का चयन करेगा। योजना का मतलब विषय वस्तु, जिसकी भी वो जिस भी विषय वस्तु के ऊपर वो प्रोजेक्ट बनाना जा रहा है उसका वो क्या करेगा? चयन। फिर उसका कार्यक्रम बनाएगा, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा, फिर मूल्यांकन होगा किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। और फिर लास्ट में उसका क्या रखा जाता है? लेखा जोखा। तो बताइएगा कितने सोपान होते हैं? 6। लेकिन इसका आंसर रीट एग्जाम में कितना माना गया था? 4 माना गया था। प्रायोजना विधि के गुण, यह एक विद्यार्थी केंद्रीय विधि है या विद्यार्थी केंद्रित विधि है। यह एक व्यवहारिक विधि है। कैसी विधि है? व्यवहारिक। यह करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। ये विधि भी किस पर आधारित है? करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक या सुविधादाता की तरह होती है। यानी जो प्रोजेक्ट बनाने का कार्य है वो कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा। तो अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक या सुविधादाता की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास होता है। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। यह विधि समन्वय या सह संबंध के सिद्धांत की पालना करती है। यह दल शिक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? दल शिक्षण पर आधारित है। इस विधि से ज्ञानात्मक क्रियात्मक विकास उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इस विधि से ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। यह विधि विशेषकर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि के दो पाठ्यक्रम यह एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। प्रायोजना विधि के दोष, इस विधि से पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। इस विधि से पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। यह विधि काफ़ी खर्चीली होती है। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करनी चाहिए जहां कल्पनाएं प्रारंभ होती है। चलिएगा, तो ये प्रायोजना विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे समस्या समाधान विधि की। कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि। यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह बालक केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? बालक केंद्रित विधि। मतलब इसमें छात्र जो होता है, बालक जो होता है वो सक्रिय होता है और शिक्षक क्या होता है? निष्क्रिय। यह कैसी विधि है? वैज्ञानिक। समस्या समाधान विधि के निम्नलिखित पद हैं। पहला पद है समस्या का चयन करना या अनुभव करना। सबसे पहले जो भी समस्या होती है उस समस्या का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है।
समस्या को समझना, उसके बाद में उस समस्या को समझा जाता है। परिकल्पनाओं व उपकल्पनाओं का निर्माण करना, परिकल्पनाओं व उपकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों में आंकड़ों का संकलन करना, संकलित तथ्यों का व आंकड़ों का क्या करना, विश्लेषण करना, और उसके बाद में निष्कर्ष निकालना। तो देखिएगा, समस्या समाधान विधि जो है वो बालक केंद्रित विधि है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इस विधि में क्या होता है, बालक सबसे पहले किसी भी एक समस्या का चयन करता है या फिर उसको क्या करता है, उसका अनुभव करता है। ठीक है, मान लीजिएगा वो विज्ञान की बुक पढ़ रहा है और उसको उस बुक को पढ़ते समय कोई समस्या आई तो उस समस्या का पहले क्या करेगा, चयन करेगा। उसके बाद में उस समस्या को समझेगा कि ये समस्या किस प्रकार की समस्या है, कहाँ से आई, कैसे आई। अब उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए वो अपने दिमाग में परिकल्पना बनाएगा और उपकल्पना बनाएगा। परिकल्पना का मतलब जो मुख्य रूप से कल्पना बनती है वो परिकल्पना हो गई, और फिर उस कल्पना के लिए और कल्पनाएं बनानी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपकल्पनाएं कहते हैं। तो परिकल्पनाओं एवं उपकल्पनाओं का क्या किया जाता है, निर्माण। परिकल्पनाओं व उपकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों में आंकड़ों का क्या करना, संकलन करना, संकलित तथ्यों का व आंकड़ों का क्या करना, विश्लेषण, और लास्ट में विद्यार्थी क्या निकाल लेता है, निष्कर्ष। तो ये विधि कौन सी है, समस्या समाधान विधि। अब हम बात करेंगे समस्या समाधान विधि के गुण क्या हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस विधि का नाम बताइए जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। तो वो कौन सी विधि है, समस्या समाधान विधि। इसमें विद्यार्थी समस्याओं का अनुभव करना सीखता है। यह बालकों में सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। इससे विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह भाव क्रिया ज्ञान के कर्म पर आधारित है। बालकों की बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। इससे बालकों में निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है। यह विधि संश्लेषण विश्लेषण अनुसंधान का योग मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह विधि संश्लेषण विश्लेषण अनुसंधान का क्या मानी जाती है, योग। इससे विद्यार्थी प्रत्येक समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से करता है, अतः इसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। तो एक बार वापस से देख लीजिएगा इसके क्या क्या गुण हैं। नंबर 1 है, यह एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी समस्याओं का अनुभव करता है, समस्याओं का क्या करता है, अनुभव करता है और उसको सीखता है, यानी अनुभव करना सीख जाता है। यह बालकों में सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। इससे विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह भाव क्रिया ज्ञान के कर्म पर आधारित है। बालकों की बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। इससे बालकों में निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है। यह विधि संश्लेषण विश्लेषण अनुसंधान का योग मानी जाती है। इससे विद्यार्थी प्रत्येक समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। समस्या समाधान विधि के दोष क्या हैं? यह छोटी कक्षाओं व मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए कम उपयोगी है। इस विधि के अंतर्गत गलत समस्या का चयन करके या गलत तरीके से समाधान करके अनेकों समस्याएं जन्म ले लेती है। मान लीजिएगा कोई विद्यार्थी मान लो गलत समस्या का चयन कर ले या उस समस्या का समाधान किसी गलत तरीके से कर ले, तो और ज़्यादा समस्याएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को वैज्ञानिक नियम कहते हैं। याद रखिएगा, वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक नियम कहा जाता है। प्रयोगशाला विधि, अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। यह विद्यार्थी केंद्रित विधि है। कैसी विधि है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है।
यह विज्ञान शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। विज्ञान शिक्षण की कैसी विधि मानी जाती है? श्रेष्ठ विधि। प्रयोगशाला विधि आगमन निगमन विधि पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि प्रयोग के दौरान बातचीत ना करें। प्रयोग करते समय साधनों का अभाव हो तो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिएगा, प्रयोगशाला विधि में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, प्रयोगशाला विधि एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है, क्योंकि जो प्रयोग होता है वो कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा। शिक्षक केवल क्या करेगा? गाइड करेगा। विज्ञान शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रयोगशाला विधि आगमन निगमन विधि पर आधारित है। आगमन निगमन विधि को अभी हम पढ़ेंगे, याद रख लीजिएगा इसको आप। विज्ञान विधि की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि प्रयोग के दौरान बातचीत ना करें। बातचीत करोगे तो ध्यान भटकेगा, और ध्यान यदि भटकेगा तो प्रयोग की जो रीडिंग है वो ढंग से नहीं आ पाएगी। प्रयोग करते समय साधनों का अभाव हो तो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। प्रयोगशाला विधि के पद, सबसे पहले उपकरण, सिद्धांत, प्रेक्षण, परिणाम और अंत में क्या है? सावधानियाँ। प्रयोगशाला विधि में गणना कोई पद नहीं है, परंतु परिणाम या उत्तर की जांच करने के लिए गणना की जाती है। प्रयोगशाला विधि में गणना जो है वो कोई पद नहीं है, परंतु परिणाम या उत्तर की जांच करने के लिए गणना की जाती है। प्रयोगशाला विधि के गुणों को देख लेते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। यह करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है। सबसे पहली बात क्या बताई? मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। विद्यार्थी प्रयोग करता है और उसके द्वारा सीखता है स्वयं। यह एक बाल केंद्रित विधि है। अध्यापक की भूमिका केवल क्या होती है? मार्गदर्शक की होती है, मतलब अध्यापक केवल इसमें गाइड करता है। इसमें बालकों में तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास होता है। इस विधि में विद्यार्थी परीक्षणों के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। यह विधि आगमन विधि के सूत्रों पर आधारित है। विज्ञान जैसे विषय को समझाने के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में उपकरणों को व्यवस्थित करने का कौशल विकसित होता है। प्रयोगशाला विधि के दोष, यह छोटी कक्षाओं व मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए कम उपयोगी है। यदि सावधानी ना रखी जाए तो दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। अब हम बात करेंगे आगमन निगमन विधि की। तो आगमन निगमन विधि के लिए सबसे पहले आगमन के सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। आगमन के सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अब हम बात करेंगे निगमन के सूत्र। आगमन विधि के एकदम विपरीत है। निगमन के जो सूत्र है वो आगमन विधि के एकदम क्या है? विपरीत। अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। अब देखिएगा आगमन विधि के गुण। यह एक मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह एक बाल केंद्रित विधि है। विद्यार्थी सक्रिय रहता है। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सूत्रों की स्थापना करने की उपयुक्त विधि है। यह बालकों में तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास करती है। इससे बालकों में खोज प्रवृत्ति विकसित होती है। बालकों में क्या विकसित होती है? खोज प्रवृत्ति या खोजी प्रवृत्ति। यह सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें अध्यापक व विद्यार्थी के मध्य
अंतःक्रिया होती है, कक्षा के वातावरण को सरल बनाती है, अंक गणित पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंक गणित पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? आगमन विधि। कक्षा 6 से 8 के छात्रों को पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। आगमन विधि के दोष, इस विधि के कोई विशेष दोष नहीं है, अच्छी विधि है, इसलिए इसके कोई दोष यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। निगमन विधि के गुण, यह सूक्ष्म व सरल विधि है, यह तीव्र गति से चलने वाली विधि है, इसमें सिलेबस जो होता है वो जल्दी पूरा हो जाता है। निगमन विधि में सिलेबस क्या हो जाता है? जल्दी पूरा। यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, पाठ्यक्रम को शीघ्र पूर्ण करवाती है, अध्यापक व विद्यार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। निगमन विधि के दोष क्या हैं? यह एक अमनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है, यह अध्यापक केंद्रित विधि है, मतलब इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, मतलब विद्यार्थी ज़्यादा इसमें कुछ सीख नहीं पाता। यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, जिस विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी वो इस विधि में उतना ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। इसमें अंतरक्रिया का अभाव होता है, अंतःक्रिया का अभाव होता है। बालकों की क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती है, कक्षा के वातावरण को नीरस बनाती है, क्योंकि इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, विद्यार्थी तो निष्क्रिय होता है। यह विधि अध्यापक को अधिक सक्रिय व विद्यार्थी को क्या बना देती है? निष्क्रिय। यह अकेली विधि के रूप में किसी भी स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये मैंने आपको टीचिंग मेथड्स जो थी वो लगभग पूरी करवा दी है, तो आप इनको एक बार पढ़िएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो आपको ये विधियाँ जो है इनकी मुख्य बातें आपको याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक वीडियो उसका बनाऊंगा, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। यदि आपको वीडियो आज वाला अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।